India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवबार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर और शादाब अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 11 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हुई यूएपीए और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। उमर खालिद और अन्य आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। आरोपियों के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कोई हिंसा नहीं की थी और वे केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आरोपियों के खिलाफ क्या सबूत हैं। दिल्ली पुलिस 11 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति बन गया है, जिससे नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। याचिका की मुख्य बातें हैं। याचिकाकर्ता ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर का हवाला दिया, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कहीं अधिक है। याचिका में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और कई लोगों की मौत हो रही है। याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में की गई मांगे हैं: वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित करना और एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना बनाना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लक्ष्यों को बाध्यकारी बनाना और इसके लिए कानूनी प्रावधान करना, वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन करना, कृषि अवशेष जलाने को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना, उच्च प्रदूषण वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को सख्ती से लागू करना और इसके लिए दंड का प्रावधान करना। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीजेआई गवाही ने कहा कि सरकार उनकी बेंच से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास रिटायरमेंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। एजी वेंकटर मणि ने पिछली सुनवाई में इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की मांग की थी। हालांकि सीजेआई गवाही ने इस मांग पर सवाल उठाया था और कहा था कि यह मांग पहले क्यों नहीं उठाई गई। सीजेआई गवाही ने कहा कि सरकार कोर्ट के साथ अन्याय कर रही है। कोर्ट ने कहा कि उसने पहले ही एक पक्ष को पूरी तरह से सुना है। सीजेआई गवाही ने कहा कि अगर सरकार 24 नवंबर के बाद इस मामले को सुनना चाहती है तो वे ऐसा बता सकती है। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को शुक्रवार को अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा है। एजी को सोमवार को जवाब देने के लिए कहा गया है। अगर एजी नहीं आते हैं तो कोर्ट मामले को बंद कर देगा। ये देखते हुए कि किसी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से 7 वर्ष बाद ही मृत्यु की धारणा बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें नगर निगम को लापता कर्मचारियों के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था।
जो नागरिक मृत्यु की धारणा के लिए आवश्यक 7 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही रिटायर हो गया था। कोर्ट ने कहा कि चूंकि कर्मचारी का परिवार पहले ही रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार कर चुका है, इसलिए वे बाद में अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यह मामला नागपुर नगर निगम के कर्मचारी गुलाब महबूब बावनकुले से जुड़ा है, जो 1 सितंबर 2012 को लापता हो गया था, लेकिन 31 जनवरी 2015 को उसकी रिटायरमेंट तक उसे सेवा में माना गया। उसके परिवार को रिटायरमेंट लाभ के रूप में 6.49 लाख और 12,000 मासिक पेंशन मिलती थी। 2022 में एक दीवानी अदालत ने बिना तारीख बताए उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बेटे ने तब अनुकंपा नियुक्ति की मांग की, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उसके पिता को लापता होने की तारीख से मृत मान लिया। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दीवानी निकाय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दीवानी निकाय की अपील स्वीकार करते हुए जस्टिस मित्तल द्वारा लिखित फैसले में कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति किसी कर्मचारी के आश्रितों का अंतर्निहित अधिकार नहीं है, बल्कि यह किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के अचानक वित्तीय संकट को कम करने का एक उपाय है। चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 के पिता यानी लापता कर्मचारी 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही रिटायर हो गए थे, इसलिए उन्हें अपनी सामान्य रिटायरमेंट तिथि यानी 31 जनवरी 2015 तक सेवारत माना जाएगा। न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने वाले विवादित निर्णय को रद्द कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के अनधिकृत जमावड़े पर रोक लगाई गई थी। यह आदेश आरएसएस की प्रस्तावित रैलियों के मद्देनजर पारित किया गया था। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत सभाओं पर रोक लगाने के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसे कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह आदेश उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने सही फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एकल न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलें एकल न्यायाधीश के समक्ष रखी जा सकती हैं। अब बतौर अगली कार्रवाई राज्य सरकार एकल न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दायर कर सकती है। एकल न्यायाधीश इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन की तुलना करुणा नियुक्ति से करना अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन को उनकी कठिनाइयों के अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि करुणा नियुक्ति के रूप में। कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन को उनके कठिनाइयों के अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा बेटियों को भी अपने माता पिता के स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तलाकशुदा बेटियों को भी अपने माता पिता के स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का हकदार है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया और याचिकाकर्ता को पेंशन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसके आवेदन की तारीख से पेंशन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाहबानो की बेटी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म एक फिक्शन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। कोर्ट ने कहा कि फिल्म एक फिक्शन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म शाहबानो के जीवन से प्रेरित है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शाहबानो की निजता का अधिकार उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया है। कोर्ट का फैसला कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को UA 13+ सर्टिफिकेट मिला है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपाय नहीं अपनाया और सीधे कोर्ट में याचिका दायर कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के एक विज्ञापन पर सुनवाई की, जिसमें अन्य च्यवनप्राश ब्रांडों को धोखा कहा गया था। कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि वे अन्य ब्रांडों को धोखा कैसे कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि धोखा एक नकारात्मक शब्द है और इसका उपयोग करना अपमानजनक हो सकता है।
कोर्ट ने कहा कि पतंजलि अपने उत्पाद को सबसे अच्छा कह सकती है, लेकिन अन्य ब्रांडों को धोखा नहीं कह सकती। मामले की पृष्ठभूमि है कि डाबर ने पतंजलि के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि का विज्ञापन अपमानजनक और भ्रामक है। पतंजलि ने अपने विज्ञापन में कहा कि अधिकांश लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि वे अपने विज्ञापन में धोखा शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं। वकीलों की दलीलें पर नजर डालते हैं। डाबर के वकील ने कहा कि पतंजलि का विज्ञापन अपमानजनक और भ्रामक है। पतंजलि के वकील ने कहा कि विज्ञापन में अतिशयोक्ति है जो कानून के तहत अनुमत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव की फरलो याचिका पर नीतीश कटारा के परिवार और तिहाड़ जेल से जवाब मांगा है। विकास यादव ने 25 साल की सजा में से 23 साल से अधिक जेल में बिताने के बाद फरलो की मांग की है। मामले की पृष्ठभूमि है कि नीतीश कटारा की हत्या 2002 में विकास यादव और विशाल यादव ने की थी। हत्या का कारण नीतीश का विकास की बहन भारती से प्रेम संबंध था। कोर्ट ने विकास और विशाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विकास यादव ने अपनी फरलो याचिका में कहा है कि उसने 23 साल से अधिक जेल में बिता दिए हैं। उसने अपनी मां के इलाज और शादी के लिए अंतरिम जमानत ली थी, जिसमें उसने कोई दुरुपयोग नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश के परिवार और तिहाड़ जेल से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट डिजी यात्रा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के मालिकाना हक के विवाद पर फैसला सुनाएगा। यह विवाद डिजी यात्रा फाउंडेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डेटा एवोल्यूशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच है। मामले की पृष्ठभूमि है कि डिजी यात्रा फाउंडेशन एक सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की डिजी यात्रा नीति 2021 के तहत बनाई गई थी। डेटा एवोल्यूशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया था। दोनों पक्षों ने 2021 में एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कोर्ट की जांच का दायरा है, क्या डिजी यात्रा फाउंडेशन डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम का सही मालिक है? क्या डिजी यात्रा फाउंडेशन के पास डेटा एवोल्यूशन द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बौद्धिक संपदा अधिकार हैं? क्या डेटा एवोल्यूशंस ने डिजी यात्रा फाउंडेशन के अधिकारों का उल्लंघन किया है? क्या डिजी यात्रा फाउंडेशन ने डेटा एवोल्यूशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों का दुरुपयोग किया है? दिल्ली हाईकोर्ट ने डेटा एवोल्यूशंस को डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म का नियंत्रण डिजी यात्रा फाउंडेशन को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 2 अधिकारियों को डेटा एवोल्यूशन के हैदराबाद कार्यालय में जाकर उपकरणों की जब्ती और क्रेडेंशियल्स एकत्रित करने का निर्देश दिया है। डिजी यात्रा फाउंडेशन और डेटा एवोल्यूशंस के बीच का यह विवाद अब हाईकोर्ट में चल रहा है, जो तय करेगा कि डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म और इसके सॉफ्टवेयर के अधिकार किसके पास हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.